हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साइंस एमसीक्यू का हम करेंगे 11th पार्ट। हम रोज साइंस के एमसीक्यू करते हैं, रोज 6 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर करते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बीपीएससी प्री के लिए या कोई भी एग्जाम हो जो कि आपका वनडे एग्जाम होता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर को, और बहुत ही अच्छे तरीके से पहले रिवीजन करेंगे हम लोग कल के क्लासेस का। कल का क्लासेस का हमारा है कि बयान एक गांव है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ के हर एक पूरे वयस्क आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया। कौन गांव में? बयान। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने एक स्कीम लॉन्च किया, यून टैब स्कीम। क्या है? यून टैब स्कीम। यून टैब स्कीम में क्या है, सबको टैबलेट दिया गया है, सारे बच्चों को जो 6 से 12 तक के बच्चे, उनको उसमें कंटेंट अपलोडेड रहेगा, वीडियो वीडियो सब कुछ रहेगा, पढ़ने वाला मटेरियल रहेगा, पीडीएफ रहेगा। ये यून टैब स्कीम लॉन्च किया गया लद्दाख के गवर्नर आर के माथुर के द्वारा। ठीक है, चलिए इंडिया का जो रैंक है एसडीजी गोल को अचीव करने में, हमने बताया था 17 एसडीजी गोल, सतत विकास जो लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2030 तक करना है पूरे कंट्री को यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो वो जो है भैया, वो है 117 रैंक चल गया। ठीक है, इसको अचीव करने में इंडिया का रैंक पिछला बार 1115 था, इस बार और 117 हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 142 रैंक है इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो इंडिया का रैंक है 142 है। देखिए ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, जो आपका बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है, उसमें इंडिया का रैंक 40 है, टॉप पे यूएसए है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 85 है। मैंने बताया जैसा ट्रिक मैंने बताया था कैसे हमको 1 से 17 तक के एसडीजी गोल को याद रखना है। जो आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो 2 दिन का वीडियो, आज हमारा ये 10 का है, तो 9 का और 8 का वीडियो देखिए, पूरे एसडीजी गोल आपको याद हो जाएंगे इजिली रूप से। या फिर केवल आप कल का वीडियो देखिएगा तो सारे एसडीजी गोल 1 से 17 तक के कंफर्म याद हो जाएंगे, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसडीजी गोल बार बार आपको सुनने को मिलेगा। ये 2030 तक अचीव करना है सारे कंट्री को। ओके, विच स्टेट ने लॉन्च किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम? तो ये स्टार्ट किया गया है भैया दिल्ली के द्वारा। ठीक है, जहां वोट वहां वैक्सीन, ये कहाँ किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। दिल्ली क्या है? एक यूटी है। क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूपी में भी हाल में बाल सेवा योजना लॉन्च किया गया, बिहार में बाल सहायता योजना लॉन्च किया, हरियाणा ने बाल सेवा योजना और संजीवनी योजना लॉन्च किया। जहां बूथ वहां प्रोग्राम किया था, मैंने बताया जहां जहां जिन 45 साल के जो भी वयस्क हैं, 42 साल के जो भी हैं एज का, उन जहां अपने बूथ पे, जैसे कि हर एक गांव में बनता है बूथ, हर एक जगह पे बूथ बनता है, तो जहां पे बूथ उनका बना था, वोट जहां पे देने आए थे, वहीं पर उनका भी वैक्सीनेशन वहीं पे होगा, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ओके, मिशन इंद्रधनुष से वैक्सीनेशन संबंधित 2014 में लॉन्च किया गया था। ओके, अंकुर योजना एमपी में बोला है कि सारे जितने भी हमारे एमपी के अंदर जितने भी हैं नागरिक, वो मानसून के समय पेड़ लगाएं, हम उनको रिवार्ड देंगे। ठीक है, मतलब अवार्ड दिया जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व महासागर दिवस का थीम है इस बार, ध्यान रखिएगा, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है, ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ओशन 12 जून, सॉरी 8 जून को मनाया था। ये क्या टिक लग गया है, ये कन्वर्ट हुआ इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये 8 जून को मनाया था हमेशा विश्व महासागर दिवस। ओके, और एसडीजी का गोल नंबर 14 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ बुक पुरस्कार जो मिला है इस बार जेरी बिंड को और नितिन राकेश को मिला। इसमें इतना ही याद रखने का, बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, ये बुक का लिखा गया है जेरी बिंड और नितिन राकेश के द्वारा। आपको याद ध्यान रखना। ठीक है, इनको बनाया गया, वीरेंद्र नानावती को बनाया गया है फीना के, फीना मतलब जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है, उसके मेंबर के रूप में इन्हें बनाया गया वीरेंद्र नानावती। वीरेंद्र नानावती अभी वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और साथ ही साथ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
एक 1232 किलोमीटर एक किताब है, उस किताब को लिखा विनोद कापरे ने। विनोद कापरे ने इस बुक को लिखा है, जो भी लॉकडाउन के समय, जो मार्च में लॉकडाउन पड़ा था 2020 में, उसमें कुछ बिहार के लोग वर्कर थे जो साइकिल के द्वारा अपने 1200-1300 किलोमीटर दूरी तय करके आए थे 7-8 दिन तक, तो उनकी कहानी इसमें लिखा गया है। इसको चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड, जब कोई भी ठोस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड अवस्था में गए हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। जो मैंने बताया था, कंडेंसेशन, एवापोरेशन एंड द बॉइलिंग, मैंने सब बताया था। देखिए ये जो वाटर का वेपर में बदलना क्या कहलाता है, एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि देखिए वेपर वाटर में फिर से हो सकता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आइडेंटिटी उसका क्या होता है कि आइडेंटिटी उसका रहता है, वो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी उसका क्या रहता है, बना रहता है, फिर से उसी अवस्था में वापस आ जाएगा, फिर से वो रिवर्स हो सकता है टेम्पोरेरी, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में सर उल्टा है, आइडेंटिटी चला जाएगा, फिर से वापस नहीं आ सकता उस अवस्था में, और रिवर्स नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया, बोला कि दो मासेज है उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन देयर देन बॉडीज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज, ठीक है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी कैपिटल जी का मान है आपका 6.673 इंटू 10⁻11 है। जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेट क्या होता है, वेट चेंज होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि मास कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट का फॉर्मूला ही होता है mg। तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जी तो हमेशा चेंज होता रहता है ना, ऑलवेज जी तो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब जो आपका ग्रेविटी है, ध्यान रखिएगा। सील बिलोंग टू क्लास, सील मैमल से बिलोंग करता है, मैमल क्लास से बिलोंग करता है। सील एक तरह का आप देख सकते हैं। 3 चैम्बर हेड आपको फ्रॉग में पाया जाता है, फिश में 2 चैम्बर, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, मंकी में 4, कॉकरोच में 13 चैम्बर पाया जाता है। इसी को ध्यान रखिएगा। आज के हेडलाइन को करते हैं। आज का हेडलाइन हमारा है, समझिएगा चीज़ों को। इंटरपोल ने लॉन्च किया है एक नया ग्लोबल डेटाबेस नेम आई फैमिलिया। इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है लियोन में है, ठीक है, लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल है जो एक क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का, जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा बड़ा अगर कोई अपराधी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करता है तो उसके लिए इंटरपोल है। इंटरपोल ने एक डेटाबेस बनाया है, उसका है नाम आई फैमिलिया। आई फैमिलिया अगर कोई भी मिसिंग पर्सन है तो उसके डीएनए के थ्रू उसको मतलब कहने का मतलब कि ढूंढ सकते हैं, ठीक है, डीएनए के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिसिंग पर्सन को, फैमिली डीएनए के थ्रू, ठीक है। इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। इंटरपोल में भी 194 मेंबर हैं। ओके, इंटरपोल में के प्रेसिडेंट अभी किम जोंग यांग है। किम जोंग वो आपके नॉर्थ कोरिया नहीं, ये दूसरे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट किम जोंग यांग। मैंने बताया था कि यूएन ने इस बार एक दशक मनाने वाला है। यूएन 2021 से लेकर 2030 तक के काम करेगा इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि इस बार का जो थीम था हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो क्या था, वो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था। रिक्रिएट, मैं आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आपको उत्तर देना है, ठीक है। तीनों क्या था, ट्रिपल आर था। क्यूबीएस वर्ल्ड रैंकिंग अभी जारी किया गया 2020 का। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी ने 41 रैंक लाया है, किस चीज में, रिसर्च सिटेशन पर फैकल्टी कैटेगरी में, ठीक है। मैं इसको कल करंट अफेयर में डालूंगा MCQ में, चीज को ध्यान रखिएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने अनूप चंद्र रेड्डी को अपॉइंट किया है एज ए इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त, केवल निर्वाचन, एक मुख्य होते हैं एक, और दो, 3 होते हैं हमेशा। इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में है उसमें हमेशा 3 होते हैं। बट अभी क्या हुआ कि आपको याद होना चाहिए कि सुशील चंद्रा का आपने नाम सुना होगा, अभी हाल में क्या बने हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन बने। क्यों बने हैं, क्योंकि सुनील अरोड़ा इसके पहले तो रिटायर हो गए। अब सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए, सुशील चंद्रा जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर खाली थे वो बन गए अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक खाली हो गया। अभी राजीव कुमार थे एक, और एक थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 3 होना चाहिए, तो इसलिए अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया। तो अब एक अनूप चंद्र पांडे हो गए,
एक राजीव कुमार हो गए, 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर, और एक हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का स्थापना 2 जनवरी 1950 सॉरी 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो 2 नहीं, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था। ओके, जो भी इसके बनते हैं मेंबर वो 6 साल या तो 65 साल में जब भी हो जाए वो रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। 65 ईयर उनका एज लिमिट है, और 6 ईयर चाहे तो, ठीक है। इसका जो बराबर होता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज है उसके बराबर इनका एक रैंक होता है, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल सल्वाडोर कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। एल सल्वाडोर आपको कंट्री आपको देखने को मिलेगा जब आप मैक्सिको के नीचे आते रहिएगा। होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, बेलिज है, ओके। तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे कंट्री हैं, बेलमोपान है। तो वो जो कंट्री है उसमें एल सल्वाडोर एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर माना। बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। आप लोग अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ नॉलेज होगा तो एक तरह का क्रिप्टो करेंसी, एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है जो लेन देन में इस्तेमाल होता है। एक तरह का डिजिटल करेंसी, डिजिटल जो भी चीज़ें लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, तो डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो उसको लीगलाइज किया गया है क्रिप्टो करेंसी को प्रेसिडेंट नायब बुकेले के द्वारा, ठीक है। तो नायब बुकेले एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट भी है, नायब बुकेले, याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग 54th मीटिंग ऑफ सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, देखिए CSMS, ठीक है, CSMS का मीटिंग हुआ था, 54वां मीटिंग हुआ। सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड द मॉनिटरिंग कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जितने के 708 प्रपोजल था उनका कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.61 लाख, मतलब कहने का मतलब 3,61,000 घरों को बनवाना, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाना है, इसका अप्रूवल मतलब मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो अभी ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी इस योजना के तहत 112.4 लाख, मैं कल बताऊंगा इसको, इतना घर 112.4 लाख, मतलब करीब करीब आप देख सकते हो कि करोड़ से भी ज़्यादा घर आपका ऑलरेडी बन चुका है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, अर्बन, रूरल नहीं, अर्बन। इन द लार्जेस्ट टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, देखिए फिर से रैंकिंग यूनिवर्सिटी का ही रैंकिंग है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया। इस रैंकिंग में 3 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाया है। तो उसमें IISc बेंगलोर का क्या रैंक है? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर है उसका रैंक क्या है? उसका रैंक है भैया 37। IISc, IIT रोपड़, 3 कौन कौन मैंने बताया, IIT रोपड़ इनका रैंक है 55, IIT इंदौर इनका रैंक है 78, मैं इधर लिख दूं IIT इंदौर। IIT इंदौर का रैंक कितना है भैया? 78 है, ठीक है। 37, 55 एंड 78 इज IIT इंदौर। टॉप 100 में जगह बना चुका है, जो अभी हाल में जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी वो है तसिंघुआ यूनिवर्सिटी, that is the top university in the Asia according to Times Higher Education। तसिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का है, ठीक है, ओके, ध्यान रखिए, तसिंघुआ यूनिवर्सिटी है, ओके। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो 2nd नंबर पे है, पेकिंग यूनिवर्सिटी वो भी चाइना का 2nd नंबर पे है। तो तसिंघुआ यूनिवर्सिटी है जो 1st रैंक पे है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी मैंने कल ही बताया था कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, उनका नाम वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली बन चुके हैं आपके मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर। देखिए मालदीव, और अभी ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हुआ इसके यूनाइटेड नेशन के लिए, तो एक मालदीव से खड़े थे, एक अफगानिस्तान से खड़े थे। अब इंडिया का दोनों से संबंध अच्छा है, बट इंडिया ने ऑलरेडी पहले ही मालदीव के साथ बोल दिया था कि अगर आप UN में तो इलेक्शन में खड़ा होते हैं अध्यक्ष के रूप में तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो पहले से इंडिया ने बोल दिया था, तो इसलिए अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पाया इंडिया, और इस तरह से मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बन चुके हैं आपके UN यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, 106th ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन में बताऊंगा, उसमें से एक होता है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। उसके अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में कौन बने भैया? अब्दुल्ला शाहिद। ईसा हरगोज के बारे में, इजराइल के प्रेसिडेंट है, नया इजराइल के प्रेसिडेंट बने हैं, महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था। ब्रेम्बर नानावती के बारे में ध्यान रखें कि जो आपका स्विमिंग जो फेडरेशन, जो वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन है, उसके मेंबर बनाए गए, मेंबर ऑफ
वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन, ठीक है, या इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के बनाए गए मेंबर वीरेंद्र नानावती। डेविड डियोप के बारे में ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इतना 3-4 बार मैं इस ऑप्शन को करवा दूंगा ना कि आपका सब कुछ याद हो जाएगा, सारे ऑप्शन यहीं पे याद हो जाएंगे, रटना दोबारा है ही नहीं, फिर हमारा वीकली रिविजन होगा, कहाँ से छूटेगा करंट अफेयर यार, परेशान होना नहीं आपको। चलते हैं आगे। इस बार कौन है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन पार्टनरशिप किया है यूएन यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है यूएन, जिसका मुख्यालय आपका केन्या नैरोबी में है। पता नहीं आज मैं बोलते बोलते घबरा जा रहा हूँ। केन्या नैरोबी में है। कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूँ ना, इसलिए परेशान हूँ यार। पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री है, रिकॉर्ड करना है। देखिए अभी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया उसका जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी, उसके साथ पार्टनरशिप करके पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की है। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस का क्या थीम है और ओशन वर्ल्ड ओशन डे का क्या थीम है, ये दोनों आपको कमेंट करने। देखिए कमेंट करने से क्या फायदा है बताता हूँ। कि मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, आप इसका उत्तर देने के लिए आप दिमाग पे जोर डालेगा, अच्छा तो मैंने पढ़ा था क्या है, हो सकता है अगर याद नहीं होगा तो फिर से दोबारा देखिएगा, तो दोबारा देखने से क्या होगा, जितनी चीजें बार बार आप देखते जाइएगा वो चीजें छपती जाएगा। तो वर्ल्ड ओशन डे का क्या थीम है भैया, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का क्या थीम था इस बार का, ठीक है, 2021 का। ये दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन का 6 जो ऑर्गन है, जो आपके 6 बॉडीज हैं, उनको समझना है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको समझना है कि 6 बॉडीज क्या हैं। देखिए मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यूएन के बारे में, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद सारे देश चाहते थे कि शांति स्थापित हो, इसलिए एक संस्था बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 12 अक्टूबर 1945 को स्थापना होता है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड हिस्ट्री में को पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, इसमें भी 193 कंट्री है एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ऑब्जर्वर कंट्री भी रहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्री। 193 कंट्री अभी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं के रूप में है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अभी जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन के, देखिए यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, लेकिन मैं केवल यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे सारे सवाल, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए यूनाइटेड नेशन के जो इसके अगर बात करेंगे ना, तो इसके कुछ परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इसके 5 हैं जो परमानेंट मेंबर है, 5 हैं जो परमानेंट मेंबर है। कौन कौन है भैया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना। अमेरिका में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना। ब्रिटेन में तो यूके। ये सारे परमानेंट मेंबर हैं और ये वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सा, तो यूनाइटेड नेशन का आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का जो आपका सेक्रेटरी काउंसिल है उसके, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद है, उसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। समझ रहे बात, जो 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है कंट्री इसमें से। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है सेक्रेटरी काउंसिल, उसमें 5 अस्थायी सदस्य, आपने देखा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना, जिनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है, समझिएगा बातों को। आगे चलते हैं भैया। देखिए यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली जो है, इसका जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, इसका क्या काम है आप समझ सकते हैं। ओके, ये सारे आपके सामने, इसको पढ़िएगा। अडॉप्ट द बजट है, इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर। जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी काउंसिल है, उसके नॉन परमानेंट मेंबर को चुनने का काम करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, ये सारे आप देख सकते हैं। नॉन कंपल्सरी रिकमेंडेशन टू द स्टेट और सजेशन टू द सेक्रेटरी काउंसिल, ठीक है। एडमिशन ऑफ नया मेंबर कोई शामिल होना चाहता तो इसके थ्रू शामिल होगा। एक तरह का ये, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, उस तरह से यूनाइटेड नेशन का एक तरह से पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। देखिए यूएन का सेक्रेटरिएट है, सचिवालय जैसे हमारा लोकसभा के अंदर, उसी तरह से यूएन का सेक्रेटरिएट है। तो ये पूरे यूएन का काम को देखता है, उसके प्रशासन के कामों को देखता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है, रिपोर्ट है, स्टडी है,
सारे काम ये करता है, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, वही हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसका काम है भैया कि दो राज्यों या यहाँ पे स्टेट का मतलब 2 कंट्रियों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको ये देखता है। ओके, ये सारे आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये देखिए सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है। मैंने बताया 5 परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। जो बिटो पावर है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। टोटल मिलकर 15 मेंबर होते हैं। यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक, कल ही मैंने बताया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक सोशल अफेयर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ध्यान रखिए, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सारा का नाम कम से कम याद रखना है, इट में भी आ जाए, ज़्यादा तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसके लिए मैं कभी एक्स्ट्रा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, कभी कब आएगा इसका मौका बताने का। तो आज मुझे लगा कि मैं यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन को बता दूँ, ठीक है। थोड़ा माफ करिएगा, आज मैं बोलते बोलते घबरा जा रहा हूँ। देखिए, विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखिए इंटरनेशनल हॉकी का 5S, ये 5S क्या भैया, हॉकी का 5S वर्ल्ड कप। जैसे देखिए आप क्रिकेट में देखते हैं T20 फॉर्मेट, तो एक तरह का उसका वर्जन है T20, पहले टेस्ट होता था, वनडे हुआ, T20। तो हॉकी जो होता है, जो मेनली जो हॉकी खेला जाता है, उसका ही समझिए कि शॉर्ट फॉर्म है। 5S में केवल 5 प्लेयर खेलेंगे। आप देखते होंगे कि हॉकी में से 11 प्लेयर होते हैं, इसमें 5 प्लेयर खेलेंगे। ग्राउंड छोटा होगा भैया, 20 मिनट का खेल होगा, ठीक है, 20 मिनट का खेल होगा। तो ये ध्यान रखिए, बस यही है। इसका मेजबानी करने वाला अमान, पहली बार होने वाला है ये, ठीक है। तो अमान करने वाला पहला जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है हॉकी 5S का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो अमान में होने वाला। बस इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा मैं आपको बताने वाला नहीं उस चीज़ के बारे में। अब ये देखिए, जो ब्राज़ील है वो कोपा का आयोजन करेगा, कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका एक तरह से फुटबॉल का ही एक तरह का, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का ही एक टूर्नामेंट है। कोपा अमेरिका का आयोजन ब्राजील में होने वाला है, 2021 वाला। और 2022 वाला कोपा अमेरिका का जो होने वाला है, ध्यान रखिएगा, वो होने वाला है, सॉरी 2024 वाला, नॉट 2022 वाला, इक्वाडोर में। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हर एक खेल को याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया। तजाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा कि अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो हेड्स का मीटिंग होता है, हेड ऑफ स्टेट। जैसे हेड ऑफ स्टेट मतलब कि हर एक कंट्री का जो हेड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ PM हो गया, और कंट्री के हैं, सारे कंट्रियों के जो प्रमुख हैं उनका मीटिंग, संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, उनके, अब ध्यान रखिए इसके 8 मेंबर हैं, इनका जो मीटिंग होने वाला है 2021 वाला जो होने वाला है, तजाकिस्तान में होने वाला। कहाँ? तजाकिस्तान के दुशांबे कैपिटल है वहां का। और 2022 वाला जो होगा कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान। तो ये महत्वपूर्ण था, तो मैंने बताया संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंडिया एंड USA है साइन, इंडिया और USA ने साइन किया भैया 2.4 बिलियन USD का, कि वो फरवरी में ही साइन किया था, और बोला हम 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लेंगे आपसे, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन है, UN का कंपनी, US का कंपनी है उससे, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन से, ठीक है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। अब देखिए ये 2.4 बिलियन का किया था, तो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इतना जो हुआ था ना, उसमें से 3 आ चुके हैं, 3 हेलीकॉप्टर का जो काम, 3 हेलीकॉप्टर जो है भेजने वाला है इंडिया, मतलब जो रोमी हेलीकॉप्टर 3 हेलीकॉप्टर वो इंडिया को मिलने वाला है, ठीक है। कौन सा? 3 हेलीकॉप्टर। और इसके लिए अगर ध्यान रखिएगा, इस जो 3 हेलीकॉप्टर मिलने वाला है, इसके लिए इंडिया का जो पायलट है, इनको अमेरिका में वो जा चुके हैं ट्रेनिंग करने के लिए। उनका ट्रेनिंग चलेगा 2 जगह चलेगा, एक फ्लोरिडा में चलेगा और एक कैलिफोर्निया में चलेगा उनका ट्रेनिंग, ठीक है। इसलिए इस न्यूज में था। तो 2.4 बिलियन USD का डील हुआ था। अच्छा, 1.5 बिलियन USD जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया इंडिया को कोरोना से निपटने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन मतलब 150, लगभग 150 करोड़ डॉलर। 2.5 बिलियन अभी सिक्किम को दिया गया है। सिक्किम के जो रोड हैं उन चीज़ों को रोड कनेक्टिविटी को, ये सारे को अपग्रेड करने के लिए किसने दिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु को दिया कि जो अपना जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको बढ़ाओ, ट्रांसपोर्ट जो आपके जो है उस चीज़ को बढ़ाइए। ये तमिलनाडु को मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये सारे लोन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ये महत्वपूर्ण था। देखिए MS-60 जो हेलीकॉप्टर है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में काम करेगा, क्रूजर है, फ्राइगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर के रूप में काम करेगा। इसमें मल्टी मोड रडार है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इसमें हेल फायर मिसाइल्स हैं, प्रिसाइज गाइडेड वेपनरी हैं, अंदर टॉर्पेडोज हैं। ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है शिप को टारगेट करना है, सबमरीन को टारगेट करना है, या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है समुद्र के अंदर। तो ये ध्यान के इंडियन नेवी के लिए आया है, ठीक है। MS-60 जो रोमी हेलीकॉप्टर है वो नेवी के लिए है, ठीक है। इट रिप्लेस सी किंग जो आपका ध्यान रखिएगा उसको रिप्लेस कर देगा। देखिए ALH MK-3 ये भी एक तरह का ध्यान के इंडियन नेवी में हेलीकॉप्टर ही शामिल किया गया है, जिसको ALH MK-3 बोला गया। ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कोस्टल तटीय सुरक्षा के इस्तेमाल करेंगे और मैरीटाइम रिकन्सेंस के इस्तेमाल करेंगे। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट है, मॉडर्न सर्विलेंस रडार इसके अंदर लगे हैं। ओके, तो सर्विलेंस बार बार आ रहा था मेरे अंदर, एक दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ध्रुव। अभी ध्रुव के बारे में BC-11184, ये ध्रुव भी सबसे ज्यादा सर्विलेंस का एक शिप है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप समझिएगा कि इंडिया ने शामिल, जब इंडिया में हुआ ध्रुव शामिल, तो P5 कंट्री जिनके पास ये सुविधाएं थी, तो अब इंडिया के पास भी सर्विलेंस, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त रूप से रडार लगा है, जो मल्टी रडार है, छोटे छोटे रडार लगे हैं, जो एक साथ कई टारगेट को वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ कई टारगेट पे वो नजर बनाए रख सकते हैं। और ये ध्रुव BC-11184 को शामिल किया गया है इंडियन के अंदर, ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। विच फिल्म हैज वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड स्वर्ण कमल। देखिए अभी हाल में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ये चर्चा में रहा ये मूवी, इसके बारे में इनको स्वर्ण कमल मिला है, वेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी के लिए, ठीक है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कैटेगरी में इस फिल्म को मिला है स्वर्ण कमल। ये फिल्म का नाम है वाटर वॉरियर, ध्यान रखिएगा, वाटर वॉरियर इस फिल्म का नाम है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में आपको क्या समझना है, ध्यान रखिएगा। ये फिल्म है अरुणाचल प्रदेश का एक जनजाति है मोल्पा। ओके, मोल्पा ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है मोल्पा ट्राइब। उस ट्राइब के जो कुछ रिचुअल्स हैं, उस ट्राइब के जो कुछ प्रैक्टिस हैं, उस पे दिखाया गया। उसमें ध्यान रखिएगा, जो मोनपा ट्राइब है, मोल्पा नहीं, मोनपा जो ट्राइब है, इसके बारे में है कि इस एक मोनपा ट्राइब में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके बॉडी को 4 पीस में काट दिया जाता है और 104 पीस को रिवर में फेंक दिया जाता है, कि इससे जो नदियों के अंदर जो जीव है, फिश है, वो इनको खा के उनका जीवन भी सही होगा। मतलब अगर एक आदमी मर भी जाता है तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से मूवी में दिखाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कंजर्वेशन का आपको दिखाया जा रहा है, इन्वायरमेंटल कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं इन्वायरमेंट का, तो ये दिखाया गया। क्योंकि जो पूरा कम्युनिटी है, जो मोल्पा, जो पूरा ये ट्राइबल है, ये पूरा ऑलरेडी ये पूरा फिश पे इंडिपेंडेंट ट्राइबल है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, ये मूवी अरुणाचल प्रदेश का है, वाटर बुलेट्स, ये बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसके अंदर में आपका घुसना नहीं। देखिए मराकर जो मूवी है, अभी 67th नेशनल अवार्ड, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड आया। उसमें मराकर जो मूवी है इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, फीचर फिल्म में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है मराकर, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम मूवी है। कैसा मूवी है? मलयालम। उसी में नन फीचर फिल्म के कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एंड इंजीनियरिंग ड्रीम को, ठीक है। द गांधीन अफेयर है, उसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, सिनेमा के ऊपर जो लिखा गया सबसे बेस्ट बुक है, उसके लिए बुक को मिला अवार्ड। वो बुक है द गांधीन अफेयर, इंडिया क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इन इंडियन जुडिशियरी वाज सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ई कोर्ट मिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडेड किया था। ये दोनों में से कौन सही है, क्या है, बताना है।
देखिए दोनों में से दोनों गलत है। कैसे गलती है ध्यान रखिएगा। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एक्शन प्लान जो है, ध्यान रखिएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इसका मतलब मकसद है भैया ई कोर्ट प्रोजेक्ट का। ई कोर्ट जो मतलब कहना है कि जो भी कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग होते हैं, जो भी कार्रवाई होते हैं, उसको स्ट्रीमिंग किया जाए यूट्यूब पर, उसको रिकॉर्डेड किया जाए। ठीक है, तो ये इस मिशन का मतलब ये जो कहने का मतलब पॉलिसी है, जो इसका मेन मकसद है ई कोड प्रोजेक्ट को करने का। ठीक है, तो ई कोड प्रोजेक्ट को जो इस ध्यान रखिएगा, जो इस पॉलिसी को, इस एक्शन प्लान को जो कहने का मतलब जो जिसने पेश किया है, इसको पेश किया ई कमिटी ने। ई कमिटी है सुप्रीम कोर्ट का इसने। ठीक है, तो ये क्या लिखा, सबमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो गलत बात है। इसको किसने सबमिट किया है, ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबमिटेड किया है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईसीटी। हमारे बाहर जो इंडियन जुडिशियरी है उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डालें इस चीज को। ठीक है, और ई कोर्ट मिशन जो है ये फंड किया जाता है किसके द्वारा, ये फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ठीक है, ये ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको फंड नहीं दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको ई कोर्ट मिशन को फंड दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को। पहला राज्य जैसे गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है जिसने अपने स्ट्रीमिंग को लाइव दिखाया यूट्यूब पे, आप देखिएगा वीडियो पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड राज्य कर्नाटका ने इस तरह के काम को किया, ये गुजरात ने और कर्नाटका। तो इसलिए अभी न्यूज में था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, ये मैंने उसके लिए डाल दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऑपरेशन पेंजिया 14 अभी हाल में बहुत समाचार में रहा, ये किससे संबंधित है। ऑपरेशन पेंजिया 14, देखिए कोई युद्ध है या इस, आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन पेंजिया 14 किस तरह से न्यूज में संबंधित है। ठीक है, इस चीज को बताइएगा। ठीक है, ऑपरेशन पेंजिया 14, देखिए ऑपरेशन पेंजिया 40 जो है ये है इफोर्ट टू डिसरप्ट द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड द प्रोडक्ट। जो ध्यान रखिए, जो प्रयास किए गए हैं, जो फेक मेडिसिन है और ये सारे जो हैं, इसके लिए इस ऑपरेशन पेंजिया को स्टार्ट किया गया इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल के द्वारा ये चीज स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कि इस तरह के जो फेक जो मेडिसिन है उस चीज को रोका जाए। ठीक है, उस चीज को रोका, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। ठीक है, जो भी फेक मेडिसिन और प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं मार्केट में, इस चीज के लिए ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया। ये भी बहुत ही न्यूज में रहा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस लियोन में है। ओके, ये ऑपरेशन पेंजिया ने टारगेट किया है कि सेल ऑफ जो फेक मेडिसिन है, जो प्रोडक्ट ऑनलाइन जो बिक रहा है, उसको रोका जाए। इसमें मोर देन 1.10 लाख वेबलिंग वेबसाइट और बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस को देखा गया जो कि इस तरह के काम को करते हैं। ऑपरेशन पेंजिया ही बहुत आगे 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये 14th इसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, जैसे सेंट्रल ब्यूरो है, ध्यान रखिएगा, जो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंटरपोल का एक नोडल बॉडी है, सीबीआई जो आपका है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। अभी सुबोध कुमार जायसवाल इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, 2 साल के लिए। ऑनलाइन सेल फॉर इलिसिट मेडिसिन, जो भी अवैध ड्रग है, मेडिसिन है, उसको नहीं बेचना है, उस चीज को रोकने के लिए, पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए इस चीज का स्टार्ट किया गया। ठीक है, समझिएगा बात। अब है हमारा बायोलॉजी और आगे आपका इसमें से कौन सा है जिसके पास ब्लड नहीं है लेकिन वो सांस लेता है, तो वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा एक तरह का देख सकते हैं एनिमल है। हाइड्रा एक तरह का एनिमल है जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है हाइड्रा। हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो सांस लेता है वो लेता है डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ये जो ब्रेथ लेता है अपने बॉडी में वो लेता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर ब्लड नहीं होता है। आप देख सकते टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ये पकड़ता है अपने शिकार को। ठीक है, टेंटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पाए जाते हैं हाइड्रा में।
समझ रहे बात को, ये हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा में रीजनरेशन का भी पावर होता है, उसको काट देंगे कहीं से तो फिर से रीजनरेट कर देगा, तो हाइड्रा में रीजनरेशन का भी पावर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। अच्छा ये देखिए जो अर्थवॉर्म है ये फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है, फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है, कौन भैया, अर्थवॉर्म। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। तो कॉकरोच है जो आपका आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है भैया, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबॉम, ग्लोबॉम क्या है, ग्लोबॉम क्या है, देखिए ग्लोबॉम के बारे में जो जो चमकते रहता है ना, जो लाइट देता है, जो एक तरह का क्या, एक तरह का इंसेक्ट है, जो जिससे कि आपको देखते होंगे जिसको भगजोगनी बोलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको लाइट इमिट होते रहता है बार बार, ठीक है। तो ये ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, पहला बात सारे ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा जितने भी इंटेक्स जो जितने भी इंसेक्ट है वो ऑर्थोपोडा से, फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, लार्जेस्ट अब फाइलम है, ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट जो है। जो ग्लोबम में जो आपका जो लाइट इमिट होता है वो होता है बायो ल्यूमिनसिन से, ठीक है, बायोल्यूमिनसिन से जो इमिशन इमिट करता है वो लाइट को, ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए कह एनर्जी कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि आप ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कि अगर आप देखते हो कि आप मैकेनिकल एनर्जी है तो उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिए, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कभी कभी देखते हैं तो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप पेट्रोल भी भराते हैं अपने गाड़ी में तो पेट्रोल केमिकल एनर्जी है, और वो जो गाड़ी चलेगा वो गाड़ी से कौन सी एनर्जी आपको निकलेगा, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगा। तो एनर्जी को केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी को बना सकते हैं, कभी भी नहीं। अगर आप सौर ऊर्जा से भी अगर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो आप लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी में, और उस सोलर एनर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अगर आप कहीं पे हीट से भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो हीट एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी, तो एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को आप बना नहीं सकते हैं। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड एंड नाइदर डिस्ट्रॉय। कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वॉशिंग मशीन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीका है जो सेपरेट करता है, आपको ध्यान रखिएगा, पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन से कोई पार्टिकल, एक छोटे पार्टिकल को, जैसे कपड़ा साफ हो जाता है तो कपड़ा में गंदगी रहता है उसको सेपरेट कर देता है एक सॉल्यूशन के पार्टिकल से, तो सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग कौन फोर्स से, तो अप्लाई करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ओके, तो इस फोर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन काम करता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ठीक है। अब देखिए ये जो अगर कोई भी सर्कल, कोई भी चीज जैसे सर्कल में अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको ऊपर आउटवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा, आउटवर्ड फोर्स, इसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस प्रोसेस से ही वॉशिंग मशीन कपड़ा को साफ करता है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं, फिजिकल चेंज का क्या एग्जांपल है। फिजिकल चेंज मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंज मतलब भैया कि उसकी आइडेंटिटी बना रहे, वो फिर से दोबारा उसी स्थिति में आ जाए। अगर एक चांदी का कोई बर्तन है वो अगर काला पड़ गया तो कहीं ना कहीं वो वायुमंडल के साथ रिएक्शन कर गया और वो वहां पे उसका क्षय हो चुका, तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, भले उसको आप छुड़ा दीजिए कैसे भी केमिकल से, लेकिन वो उतना चीज तो चला गया ना, तो वो हो गया केमिकल चेंज। कैंडल जला देंगे तो जितना कैंडल जल जाएगा वो कैंडल वापस आएगा, नहीं आएगा, जल के तो खत्म हो गया ना। हम दही बना देंगे तो दही से फिर दूध बना सकते नहीं, लेकिन अगर चीनी घोले हैं पानी में तो कोई पानी को हम गर्म करके खला के हम चीनी को वापस ला सकते हैं। तो इसकी ये होता आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। करेक्ट, ऑस्मोसिस के समय जो सॉल्वेंट है वो ट्रेवल करता है सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। ये आपको बताना है कि जो प्रसरण की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, जो प्रसरण की प्रक्रिया होती है आपको बताना है कि वो समय इसमें से जो आपका ऑप्शन है हाँ क्या कह रहा है कि
विलायक सांद्र विलयन से तलु विनियर क्यों, मतलब जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है ना, वहां से जो भी आपका सॉल्वेंट है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों जाता है, क्या यही प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस के अंदर, ये आपको बताना है। फिर आपको ये बताना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब प्योर वाटर को कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन से हम फ्लो कराएंगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू कोई अगर प्योर वाटर को हम किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से अगर हम मतलब करेंगे तो पास करवाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ये जाता है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोला भैया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट क्यों जाता, तो ये गलत है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड जाता है, उल्टा ये बोल दिया, उल्टा होता है, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड क्यों जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब हो गया कि तनु विलयन से सांद्र विलयन जाता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसी का उल्टा हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस कहा है कि अगर हम प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रासरण जो दाब होता है, उस दाब से अगर कोई ज्यादा दाब को अगर हम अप्लाई करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर को अगर अप्लाई करते हैं, अगर हम मतलब ध्यान रखिए अप्लाई करते हैं, तो जो वाटर है ना वो उल्टा हो जाएगा। अब जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर चलेगा, इसका उल्टा है, दोनों उल्टा दे दिया है, नाइदर वन एंड नाइदर टू वन टू करेक्ट, ठीक है। थोड़ा साइंस में आज सवाल थोड़ा था, तो कंसेप्चुअल सवाल है, चीज़ों को समझिएगा। ओके, चलिए हम अब मिलेंगे कल के सेशन में, और कल के सेशन में करेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर। और आई थिंक आपको आज का करंट अफेयर सही लगा होगा। आज थोड़ा सा बीच बीच में मैं बोलने में गड़बड़ा गया हूँ, पता नहीं क्यों। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।